हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम आपको तरंग, गति तथा ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं। तरंग, गति तथा ध्वनि। तरंग, गति तथा ध्वनि। पहला है, चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को क्यों नहीं सुन सकते? चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण ध्वनि तरंगों का संचारण नहीं हो पाता है। देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण ध्वनि तरंगों का संचारण नहीं हो पाता है। चलिए दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता वे क्या कहलाती हैं? ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता वे क्या कहलाती हैं? तो वे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। अनुदैर्घ्य, दैर्घ्य। चलिए नंबर तीसरा देखते हैं। भूकंप के समय कौन सी तरंग निकलती है? तो भूकंप के समय कौन सी तरंग निकलती है? अपश्रव्य यांत्रिक तरंगे। अपश्रव्य यांत्रिक तरंगे। नंबर 4, यांत्रिक तरंगों को ध्वनि तरंगे भी कहते हैं। क्यों? यांत्रिक तरंगों को ध्वनि तरंगे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यांत्रिक तरंगे के साथ ही ध्वनि आवाज़ भी उत्पन्न होती है, इसलिए ध्वनि तरंगे भी कहते हैं। चलिए नंबर 5, अपश्रव्य ध्वनियाँ किस आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों से निकलती हैं? अपश्रव्य ध्वनियाँ किन आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों से निकलती है? तो देखते हैं। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो नंबर 6 वाला देखते हैं। पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है? जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नंबर 7, पराश्रव्य तरंगों को के क्या उपयोग है? पराश्रव्य तरंगों के क्या उपयोग है? कीड़ों को नष्ट करना, कपड़ों की सफाई, बीमारियों का उपचार व स्वचालित दरवाजों का नियंत्रण व समुद्र की गहराई पता लगाने में किया जाता है। तो कीड़ों को नष्ट करना, कपड़ों की सफाई, बीमारियों का उपचार व स्वचालित दरवाजों का नियंत्रण व समुद्र की गहराई का पता लगाने आदि में किया जाता है। नंबर 8, जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो सोनोग्राफी में किया जाता है। सोनोग्राफी में। नंबर 9, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। कैसे? चमगादड़ अंधेरी रात में भी उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं जो शिकार या अवरोध से टकराकर परावर्तित होने के बाद उसके कानों से अभिग्रहित किए जाते हैं, जिससे वे उसका चित्र व स्थिति का अंदाज़ा लगा लेते हैं। ठीक है, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं जो शिकार या अवरोध से टकराकर परावर्तित होने के बाद उसके कानों से अभिग्रहित किए जाते हैं, जिससे वे उसका चित्र व स्थिति का अंदाज़ा लगा लेते हैं। चलिए नंबर 10, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग, ये सोनार का फुल फॉर्म है। चलिए नंबर 11,
यांत्रिक तरंगे निर्वात में क्यों नहीं संचारित हो सकती? यांत्रिक तरंगे निर्वात में क्यों नहीं संचारित हो सकती? क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता जिसके सहारे ये तरंगे आगे बढ़ सकें। माध्यम न होने के कारण विक्षोभ भी उत्पन्न नहीं हो पाता। ठीक है, यांत्रिक तरंगे निर्वात में क्यों नहीं संचारित हो सकती? क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है जिसके सहारे ये तरंगे आगे बढ़ सके। माध्यम न होने के कारण विक्षोभ भी उत्पन्न नहीं हो पाता, इसीलिए नहीं संचारित हो सकती। चलिए नंबर 12 नंबर, कौन सी तरंगे शून्य निर्वात में संचारण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगे शून्य निर्वात में संचारण नहीं कर सकती? तो ये ध्वनि यांत्रिक तरंगे हैं जो शून्य निर्वात में संचारण नहीं कर सकती। नंबर 13, टीवी को चलाने हेतु दूरस्थ नियंत्रण में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? दूरस्थ यानी कि रिमोट कंट्रोल, जिसको हम लोग रिमोट बोलते हैं, उसको हिंदी भाषा में दूरस्थ बोलते हैं। तो अवरक्त विकिरण अथवा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है दूर से टीवी को नियंत्रण करने के लिए, यानी कि चैनल बदलने या जो भी है करने के लिए। नंबर 14, जीवाणु के निराकरण के लिए किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं के निराकरण के लिए किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो पराबैंगनी विकिरण का प्रयोग किया जाता है। नंबर 15, प्रतिदीप्ति नालिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण क्या होता है? वो भी पराबैंगनी विकिरण होता है। ठीक है, नंबर 16 देखते हैं, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होने से, अर्थात कंपनिक गति उत्पन्न होने से होती है। चलिए नंबर 17, कौन सी तरंगे शून्य में संचारित नहीं हो सकती? कौन सी तरंगे शून्य में संचारित नहीं हो सकती? तो यांत्रिक तरंगे या ध्वनि तरंगे, यांत्रिक या ध्वनि तरंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रडार शत्रु के वायुयानों का पता लगाने के लिए किन तरंगों का प्रयोग करता है? रडार शत्रु के वायुयानों का पता लगाने के लिए किन तरंगों का प्रयोग करता है? तो ये रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है, रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। नंबर 19 नंबर देखते हैं, अंधेरे अथवा कोहरे में लक्ष्य ढूंढने हेतु किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? अंधेरे अथवा कोहरे में लक्ष्य ढूंढने हेतु किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो वो अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं, अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं। नंबर 20, सीटी स्कैन करने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? सीटी स्कैन करने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। नंबर 21, आती हुई कार को चाल मापने के लिए आती हुई कार को चाल मापने के लिए यातायात अधिकारी उस पर कौन सी किरण डालते हैं, यानी डालता है? तो वो होती है सूक्ष्म तरंगे। ठीक। नंबर 22, मध्यम का ताप बढ़ने पर प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मध्यम का ताप बढ़ने पर प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 23, एमआरआई मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये चुंबकीय तरंग का। नंबर 24, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? तो ये होता है 30 से 60 डेसिबल, 30 से 60 डेसिबल होता है। नंबर 25, बेल किस राशि को व्यक्त करता है? बेल किस राशि को व्यक्त करता है? तो ये ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त करता है। चलिए नंबर 26 नंबर, सोते हुए व्यक्ति को जगाने हेतु किस
की ध्वनि पर्याप्त होती है? सोते हुए व्यक्ति को जगाने हेतु किस तीव्रता की ध्वनि पर्याप्त होती है? तो 50 डेसिबल की तीव्रता पर्याप्त होती है। चलिए नंबर 27, मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा लगभग कितनी होती है? मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा कितनी होती है? तो वो भी 80 से 90 डेसिबल होती है। 80 से 90 डेसिबल तक का शोर सहन हो सकता है मनुष्यों द्वारा। चलिए नंबर 28, WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होता है? WHO के अनुसार यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होता है? तो 45 डेसिबल होता है। नंबर 29, किस तीव्रता की ध्वनि प्रदूषण कही जाती है? किस तीव्रता की ध्वनि प्रदूषण कही जाती है? तो 80 डेसिबल या उससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण मानी जाती है या कही जाती है। चलिए नंबर 30 देखते हैं। पुल पर सैनिकों के कदम ताल मिलाकर चलने से पुल के टूटने का खतरा रहता है। क्यों रहता है खतरा? क्योंकि अनुनादी अवस्था उत्पन्न होने से पुल के कंपन का आयाम बढ़ जाता है। क्या होता है? पुल के कंपन का आयाम बढ़ जाता है तो टूटने की खतरा अधिक रहती है। एक ही साथ जब बल पड़ेगा तो उसका आयाम बढ़ जाता है कंपन के साथ। ठीक है। नंबर 31, किन यांत्रिक तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं? किन यांत्रिक तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं? जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। नंबर 32, महिलाओं व बच्चों की आवाज़ पुरुषों से महीन या पतली क्यों होती है? महिलाओं व बच्चों की आवाज़ पुरुषों से महीन या पतली क्यों होती है? तो देखिए क्यों होती है। उसके गले से निकली ध्वनि तरंगों का तारत्व अधिक होने के कारण उनकी आवाज़ पतली या महीन होती है। चलिए 33 नंबर देखते हैं। ध्वनि की वायु की अपेक्षा जल में अधिक क्यों होती है? ध्वनि की वायु की अपेक्षा जल में अधिक क्यों होती है? क्या होती है? क्योंकि जल का घनत्व वायु से अधिक होता है। क्योंकि जल का घनत्व वायु से अधिक होता है। चलिए नंबर 34 नंबर देखते हैं। यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच की दूरी घट रही हो तो उसके द्वारा सुने जाने वाली ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच की दूरी घट रही हो तो उसके द्वारा सुने जाने वाली ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी। ध्वनि की आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। चलती ट्रेन से प्रायः किस तीव्रता की ध्वनि निकलती है? चलती ट्रेन से प्रायः किस तीव्रता की ध्वनि निकलती है? तो लगभग 80 से 90 डेसिबल की ध्वनि निकलती है। तो नंबर 36 देखते हैं। रॉकेट से किस तीव्रता की ध्वनि उत्पादित होती है? रॉकेट से किस तीव्रता की ध्वनि उत्पादित होती है? तो 170 से 180 डेसिबल के बीच में। ठीक है। नंबर 37, ध्वनि की चाल किस पदार्थ या माध्यम से सबसे तीव्र होती है? ध्वनि की चाल किस पदार्थ या माध्यम से सबसे तीव्र होती है? इसका देखते हैं। ओसियम धातु में, क्योंकि इसका घनत्व सबसे अधिक अर्थात यह सबसे भारी वस्तु है। ओसियम धातु में इसका घनत्व सबसे अधिक होता है अर्थात यह सबसे भारी धातु मानी जाती है। यह होती भी है भारी। चलिए 38 नंबर देखते हैं। खानों में खतरनाक गैसों का पता कैसे लगाते हैं? खानों में खतरनाक गैसों का पता कैसे लगाते हैं? तो विस्पंद की सहायता से खानों में खतरनाक गैसों का पता लगाते हैं। चलिए नंबर 39, ध्वनि तरंगों के
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर किस राशि में परिवर्तित नहीं होता? ध्वनि तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर किस राशि में परिवर्तन नहीं होता? यानी वही परिवर्तित या परिवर्तन नहीं होता, तो आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, ना ही वो परिवर्तित होता है। ठीक है। नंबर 40, रात के समय में आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर कितना है? रात के समय में आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत कितना स्तर होता है, यानी स्तर कितना होता है? तो देखिए 45 डेसिबल तक होता है, तथा सुबह 6 AM से रात 10 PM तक 55 डेसिबल होता है। ठीक है दोस्तों, आपका धन्यवाद यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।